Hello students, in last video lecture we studied about the properties of gases, liquid and solid, and after that we studied about elasticity and restoring force. Now the restoring force is the force which is applied by the materials to regain its configuration. कन्फिगरेशन को रीगेन करने के लिए जो फोर्स मटेरियल द्वारा लगाई जाती है दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रेस कि स्ट्रेस क्या होता है. तो देखिए, जब किसी भी मटेरियल पे फोर्स लगाई जाती है तो वो मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में अपने मॉलिक्यूल्स की ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने के लिए एक फोर्स लगाता है. उस फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ स्ट्रेस पैदा हो जाता है. उस स्ट्रेस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितना फोर्स उस मटेरियल पे लग रहा है, दूसरी चीज़ कहाँ लग रहा है, किसके अलोंग लग रहा है. अगर कोई वायर है तो उस वायर में किस चीज़ के अलोंग, क्या उसकी लेंथ के अलोंग मतलब उसको स्ट्रेच किया जा रहा है या किस चीज़ के अलोंग उस पर फोर्स लग रहा है, उस हिसाब से उसका स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है. तो स्ट्रेस जो हम मैथमेटिकली लिखते हैं दैट इज द स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. रिस्टोरिंग फोर्स जो मटेरियल ने लगाई पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कितना है. तो देखिए, बात करते हैं स्ट्रेस की. सो इट इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है. सो स्ट्रेस इज इक्वल टू, अगर इसको हम लिखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A. ठीक है. चलिए, ये तो बात हो गई स्ट्रेस की. अब स्ट्रेस के भी अलग अलग पार्ट्स हैं कि स्ट्रेस किस तरह से. अच्छा, अगर बात करें स्ट्रेस की तो इसकी यूनिट क्या होगी. इट्स यूनिट विल बी, फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन न्यूटन दैट इज mL/t-2 और दिस इज L-2. सो इट विल बी m L इनवर्स t-2. सो दिस विल बी द डायमेंशन. एंड व्हाट अबाउट द क्वांटिटी. स्ट्रेस क्वांटिटी कैसी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी. स्ट्रेस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. चलिए, अब बात करते हैं कि स्ट्रेस किसी भी चीज़ में किस किस तरह से लगाई जा सकती है. तो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे पास. फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडिनल जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा स्ट्रेस जो किसी भी लेंथ के अक्रॉस, किसी भी वायर में लेंथ के अक्रॉस लगाया जाता है और उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है. व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी वायर टू इंक्रीज इट्स लेंथ दैट विल बी नोन एज longitudinal stress. So there is a wire, this is a wire and if you are applying, ये रिजिड सपोर्ट से लगा हुआ है, दिस इज F. तो फोर्स इस पे लगा इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलोंग, सो F/A. तो उसकी वजह से जो इसकी लेंथ थी L, वो लेंथ इंक्रीज हो गई कितनी, दैट लेंथ हैज बीन इंक्रीज टू DL. नाउ इट्स लेंथ इज L+DL. क्या समझ में आ गई बात. ठीक है. तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, इट इज द स्ट्रेस applied on any wire to increase its length. उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए जो फोर्स लगाया गया है, सॉरी जो स्ट्रेस लगाया है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. चलिए, अब ये तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आ गया. एक और चीज कि ये जो स्ट्रेस है वो किसके अलोंग लगा है. ये स्ट्रेस जो लगाया गया है, या मैं इसको कहूँ फोर्स जो लगाया गया है वो किसके अलोंग लगाया गया है. फोर्स इज अप्लाइड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स लगाया गया है.
फोर्स इज अप्लाइड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए नेक्स्ट, फोर्स की बात हो गई कि कहाँ लगाया गया है। एक और चीज़, एक और क्वेश्चन है कि आपने जो इस पे स्ट्रेस अप्लाई किया है या इस पे जो आपने फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई किया है, उसकी वजह से इस वायर की शेप चेंज हुई है या साइज चेंज हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा ही अहम है। ये हमें पता होना चाहिए कि फोर्स लगाने से कौन सी फोर्स हम लगा रहे हैं और उसकी वजह से किसी भी वायर की शेप चेंज हो रही है या साइज चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। शेप हमारे पास फिक्स हैं, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल, कोनिकल, क्यूबिकल, इस तरह की शेप्स कुछ फिक्स हैं। तो आप देखिए कि क्या इस पे फोर्स लगाने की वजह से इसकी शेप चेंज हो गई। शेप तो चेंज नहीं हुई, वायर लेंथी हो गया, थोड़ा लेंथ बढ़ गई, लेकिन पहले भी ये सिलेंड्रिकल शेप में था, अब भी ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो कोई भी शेप इसकी चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है? नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन शेप। लेकिन क्या साइज में फर्क पड़ा है? हाँ, डेफिनेटली पड़ा है साइज में फर्क। पहले लेंथ L थी, अब लेंथ क्या होगी? L प्लस DL, सो साइज चेंज्ड। क्या समझ में आ गया आपको? फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस, दैट इज सेकेंड इज कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या होता है कि किसी भी हम रॉड पे या किसी भी पाइप पे जब आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने की वजह से उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है, दैट इज नोन एज कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब कंप्रेशनल स्ट्रेस कहाँ काम में आती हो और कहाँ कैलकुलेट की जाती है? ये जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं, ये ब्रिजेस जिन पिलर्स पे बनाए जाते हैं, उन पिलर्स की कंप्रेशनल स्ट्रेस कैलकुलेट की जाती है कि ये कितना दबाव झेल सकते हैं। किसी भी पिलर पे जितना दबाव वो झेल सकता है, उससे कम ही दबाव उस पर डाला जाता है। क्या समझ में आ गई बात? या हम दूसरे शब्दों में कहें कि ब्रिज का जो लोड होता है उसके हिसाब से किसी भी पिलर की डिज़ाइन तैयार की जाती है, और वो जो डिज़ाइन तैयार की जाती है उसमें कंप्रेशनल स्ट्रेस एक अहम रोल प्ले करता है। क्या समझ में आ गई बात? तो कंप्रेशनल स्ट्रेस से क्या होगा कि कोई भी ये वायर है, इस पे फोर्स लगाई गई, तो वायर तो नहीं बोलूँगा, कंडक्टर है, रॉड है, फोर्स लगाई गई, तो इसकी लेंथ पहले थी क्या? L, लेकिन इसकी लेंथ कम हो गई। कितनी? DL कम हो गई इसकी लेंथ। तो DL कम होने के बाद इसकी लेंथ जो बची, दैट इज L माइनस DL। क्या क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो देखिए, इट इज द फोर्स अप्लाइड across cross-sectional area of any rod to reduce its length को रिड्यूस करने के लिए। एक और चीज़ है कि क्या ये जो फोर्स आपने लगाई है, अब देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे फोर्स लिखा है, लेकिन दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। मैंने जब यहाँ फोर्स लिखा तो फोर्स अप्लाइड अक्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस लिखा है। क्या समझ में आ गई बात? जबकि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज अगेन फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों सही है। अब सवाल ये है कि आपने इस पे जो फोर्स लगाई उसकी वजह से इसकी शेप चेंज हो गई, तो शेप तो चेंज नहीं हुई, पहले भी सिलेंड्रिकल था, बाद में भी सिलेंड्रिकल ही रहा, तो नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन शेप। लेकिन क्या साइज में चेंज हो गया? डेफिनेट सी बात है, लेंथ कम हो गई, ठीक है, साइज चेंज्ड, साइज चेंज हो गया। थर्ड इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है कि कोई बलून आपने लिया और बलून में जब आपने
बलून में, ये बलून मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये बलून आपने लिया, तो बलून में जब आपने हवा फिल की, उसमें ब्लो किया उसको, तो बलून में जो एयर थी उस एयर ने इस बलून पे हर डायरेक्शन से फोर्स लगाई, हर डायरेक्शन से फोर्स लगने की वजह से ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। या आपने एयर जब निकाल ली, तो एयर जब आपने निकाली तो बाहर से जो हवा थी उसने इस बलून पे फोर्स लगाई, और फोर्स की वजह से ये बलून पिचकता चला गया, और उसकी वजह से ये बलून कंप्रेस हो गया, ये इसका साइज छोटा हो गया, ये श्रिंक हो गया। तो आपने जब ब्लो किया तो ये एक्सपैंड हो गया था, और जब आपने एयर बाहर निकाली तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एयर है उसकी वजह से ये श्रिंक हो गया। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। जब किसी भी चीज पे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, किसी भी चीज पे जब बहुत सारे डायरेक्शन से फोर्स लगती है तो वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो ठीक है, इसको हम लिखते हैं इट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी फ्रॉम मैनी डायरेक्शंस, कई सारे डायरेक्शन से फोर्स लगे। अब सवाल ये है कि ऐसा जब हुआ तो क्या शेप चेंज हुई? नहीं, शेप चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो नो चेंज इन शेप, पहले भी मान लो स्फेरिकल रहा होगा, बाद में भी स्फेरिकल ही रहा। नो चेंज इन शेप, शेप तो नहीं बदली। साइज में बदलाव आ गया, हाँ साइज तो बदल गया, साइज चेंज्ड। चलिए, क्या समझ में आ गई बात? तो तीनों ही केसेस जो हमने देखे, इन केसेस में जो फोर्स लगी है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लगी है हमेशा। अब एक और स्ट्रेस की बात करते हैं। उस स्ट्रेस, वो जो स्ट्रेस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री, इन तीनों से वो अलग है। देखते हैं कैसे वो अलग है और किस तरह से वो काम करती है। फोर्थ, shearing स्ट्रेस। shearing स्ट्रेस क्या है? अभी तक आपने जो 3 केसेस पढ़े, एक जो मैंने रैप किया है उसको इंक्लूड करके, तो उस कंडीशन में आपने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाई है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, लेकिन अब परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाएंगे। अब फोर्स जो लगेगी दैट फोर्स विल बी टेंजेंशियल। और ये टेंजेंशियल फोर्स कैसे लगेगी वो देखिए कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब इस पे क्या किया हमने, फोर्स लगाई, लेकिन इस पे हमने इसके परपेंडिकुलर ना लगा के जो फोर्स लगी है दैट इज टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल फोर्स जो लगाई है दैट इज मेकिंग टेंजेंट टू इट्स सरफेस, तो जो टेंजेंशियल फोर्स लगाई है उसकी वजह से अब इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं इसके साइज या इसके शेप में। अब वो जो चेंजेस आ गए हैं उन चेंजेस की हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो हमें समझने वाली बात है कि फोर्स कैसे लगी है, ये टेंजेंशियल फोर्स लगी है। तो इसको मैं लिखता हूं, इट इज टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये कोई बॉडी थी, इस बॉडी पे फोर्स इस तरह से लगाई गई और इस बॉडी की जो शेप थी वो इस तरह से बदल गई, इस तरह से शेप बदल गई, रेक्टेंगुलर था पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो यहां से यहां लेंथ में जो चेंज आ गया दैट इज डेल्टा एल, डेल्टा एल चेंज आ गया और इसकी जो शेप है वो बदल गई है। दिस results into change of shape। शेप चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा कई बार होता है कि जब कोई कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है तो उस पर बाहर हवाओं के डायरेक्शन की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से उस पर बाहर की तरफ वो टिल्ट हो जाती है बिल्डिंग।
तो जब मेगा कंस्ट्रक्शंस होते हैं या आजकल जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं नॉर्मल लेवल पे भी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि वो कहीं बिल्डिंग जितनी भी हाइट के लिए हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल 7 स्टोरी, 11 स्टोरी, 20 स्टोरी बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको जो जिस तरह से हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं, बाद में एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वो कहीं टिल्ट हो जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए शीयरिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना ज़रूरी है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेसिकली 4 तरह के स्ट्रेस हैं, लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेशनल, हाइड्रोस्टैटिक एंड शीयरिंग स्ट्रेस। अब इसके बाद ये तो स्ट्रेस हो गया, किसी चीज़ पे आपने फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया लगाने की वजह से उसकी लेंथ में चेंजेस क्या आए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस क्या आए, इसकी स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज स्ट्रेन। थैंक यू सो मच।